लेकिन आज के गेस्ट का नाम लेने से पहले मैं एक गाने की 2 लाइन आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल छा जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जिनको कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम हिमेश मदान। I think crying is at times most beautiful thing. This is what I feel. वो किसी टाइम पे रिलीजन में भी वही चीजें थी, एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप्स, धर्म भी यही सिखाता आया है। जब मैं स्टेज पे जा रहा हूँ तो मैं ब्लैंक हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बोलना क्या है। तो ऐसा नहीं होगा कि हर स्टेज पे हर लाइन हर वक्त परफेक्ट जाएगी, आपका हर कॉन्सेप्ट परफेक्ट एग्जीक्यूट होगा। किसी डायरेक्टर की हर मूवी सुपर हिट नहीं हुई, कुछ फ्लॉप्स तो रहेंगे। हर एक्टर की हर मूवी हिट नहीं हुई, कुछ फ्लॉप्स तो रहेंगे। बट अगर फ्लॉप पे रुक गए तो गेम वहीं खत्म है। ये बॉलीवुड में भी होता है, ये जर्नलिज्म में भी होता है। शुरू में सब फॉर्मूला ढूंढते हैं, अगर फॉर्मूला होता तो ऐसे कई महान डायरेक्टर्स हैं, उनकी हर मूवी सुपर हिट होती। हाउ टू एक्सप्रेस लव टू समवन, और कितना इंपॉर्टेंट है लव को एक्सप्रेस करना। काफी रोमांटिक बनना है वो। So wish you all the best and my best wishes to all the viewers. Hello, my YouTube family. I'm sure you all are doing good, isn't it? Yes, another Friday and we are back with another conversation with someone very special in the studio. लेकिन आज के गेस्ट का नाम लेने से पहले मैं एक गाने की 2 लाइन आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल छा जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये तो एक ऐसे रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन इस गाने के मूल तथ्यों पर अगर देखा जाए तो हमें पता है कि हमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है अपने जीवन के उतार चढ़ाव में। जब हम दिशाहीन हो जाते हैं तो हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। हमें एक ऐसे लाइफ कोच की ज़रूरत होती है जो हमें बता सके कि हमें अपनी जीवन को कैसे जीना है, डर डर के जीना है या मर मर के जीना है। ऐसे ही एक लाइफ कोच, एक मोटिवेशन स्पीकर, एक एंटरप्रेन्योर और ना जाने कितने ही अन्य प्रतिभा से सम्मानित एक गेस्ट हमारे बीच बैठे हैं, जिनको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम हिमेश मदान। थैंक यू सो मच, सो गुड टू बी हियर। बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे बहुत, पहले तो मैं बता दूं, मेरे गूज बम्स हो रहे हैं क्योंकि आपकी वीडियोस देख देख के मैं बहुत कुछ सीखा है मैंने, और कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा अगर 10% ही मुझ में अगर आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपके प्रतिभाएं आपके पास हैं, अगर मेरे पास आ जाएं तो हो सकता है मेरा भी चैनल सक्सेसफुल हो जाए। नहीं, इट्स ऑलवेज टू वे, तो दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे आज। मज़ा तभी आएगा। बिल्कुल। जैसे मैं आपकी जो पर्सनालिटी की बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी प्रतिभाएं आपके साथ हैं, बहुत सारे वीडियोस आपके साथ देखे मैंने। मुझे जानना है कि आपकी फ़िलॉसफी क्या है आपकी लाइफ की। आप अपने आप को कैसे देखते हो, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, या फिर एक पब्लिक स्पीकर के रूप में? क्या है आपकी फ़िलॉसफी? अपने आप को मैं एक तरह का एक्सप्लोरर ही देखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लोर करते रहना, बट उस एक्सप्लोरिंग के पीछे एक विजन मेरी शुरू से है कि गाइडेंस हो, वैल्यू हो, लोगों को कुछ दे पाएँ। क्योंकि जो भी जर्नी मैंने, मेरी फैमिली ने कवर करी, जो भी टफ टाइम से हमने सीखा, वो हमेशा कोशिश रहती है कि वो दूसरों को दे पाएँ, दूसरों को सिखा पाएँ। तो चाहे मैं किसी एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, किसी भी फॉर्म का अगर बिजनेस में हूँ या बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, या फिर किसी भी फॉर्म का वीडियो क्रिएट होता है, कोई बुक होती है, मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं, हर चीज़ के पीछे वो गाइडिंग प्रिंसिपल यही है कि उसमें वैल्यू होनी चाहिए दूसरों के लिए। जैसे मैं आपकी पर्सनालिटी देखता हूँ, जब आप स्टेज पे होते हो, जब आप किसी किसी फोरम को एड्रेस कर रहे हो, तो आपका एक डिफरेंट ऑरा दिखता है मुझे, एक अलग ही पर्सनालिटी दिखती है मुझे। लेकिन कभी कभी क्या होता है हिमेश कि आप जब स्टेज पे जाते हो और जो आप कॉन्सेप्ट लेके जाते हो, कभी कभी एक्सिक्यूट नहीं होता है और आपको एक इंस्टेंट फेलियर महसूस होता है कि ये इंस्टेंट फेलियर है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल। आई थिंक देखो, टिल द टाइम यू आर परफॉर्मर, एक्टर, स्पीकर, वैल्यू एडर, कुछ भी ऐसा आप कर रहे हो तो हर तरह के एक्सपीरियंस होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पार्ट ऑफ सिलेबस है, पार्ट ऑफ जर्नी है।
तो ऐसा नहीं होगा कि हर स्टेज पे हर लाइन हर वक्त परफेक्ट जाएगी, आपका हर कॉन्सेप्ट परफेक्ट एग्जीक्यूट होगा। किसी डायरेक्टर की हर मूवी सुपर हिट नहीं हुई, कुछ फ्लॉप्स तो रहेंगी। हर एक्टर की हर मूवी हिट नहीं हुई, कुछ फ्लॉप्स तो रहेंगे। बट अगर फ्लॉप पे रुक गए तो गेम वहीं खत्म है। अगर फ्लॉप से सीखा और चलते रहे तो गेम एटलीस्ट ग्रो करेगी। स्पीड अलग अलग होगी लेकिन ग्रो करेगी। तो कैसे ऑडियंस को कैसे आप अपने आप को अट्रैक्ट करते हो? जैसे ऑडियंस है, राइट, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई मोटिवेट नहीं हो रहा है आपसे, राइट, आपके कंटेंट से नहीं समझ पा रहा है ये, तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि ऑडियंस का अटेंशन मुझे मिलता रहे, या फिर मैं ऑडियंस को उसके अकॉर्डिंग ही अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर दूँ? देखो बहुत सिंपल सा थॉट है कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम बैठे हैं, हम एक लेवल पे बैठे हैं। करेक्ट। अगर मैं खड़े होकर आपसे बात करता रहूँ तो उतना कंफर्ट नहीं बनेगी, राइट। या फिर मैं आपसे कुछ स्टेप्स ऊपर हो जाऊँ, कुछ स्टेप्स नीचे हो जाऊँ, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो कनेक्शन जो बनता है वो सेम लेवल पे बनता है। इसी तरह से हर स्पीकर का, हर ट्रेनर का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है कि ऑडियंस के लेवल पे जाना, उनके दृष्टिकोण को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके नज़रिए को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कॉलेज में जा रहा हूँ तो कॉलेज में जाके मैं बोर्ड रूम की एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, ऑफिस की कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा। वहाँ बात करूंगा रिलेशनशिप्स की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पेरेंटल प्रेशर, करियर प्रेशर, उसके रिलेटेड ह्यूमर होगा, उसके रिलेटेड एडवाइस होगी, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी की बातें हैं, वो उनके अंदर चल रहा है, वो सोते उठते क्या सोच रहे हैं, वो दोस्तों से क्या बात कर रहे हैं। Right. अगर मैं किसी कॉर्पोरेट सेशन में हूँ तो वहाँ मैं ब्रेकअप की एग्जाम्पल नहीं दूंगा। करेक्ट। वहाँ मैं उस एज को रिस्पेक्ट करूंगा, उनकी ऑफिस के चैलेंजेस को रिस्पेक्ट करूंगा, वहाँ के जोक्स डिस्कस करूंगा। सो ये कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं कई बार किसी इवेंट में जाने से पहले उस ऑडियंस के फेसबुक प्रोफाइल्स के अंदर भी जाता हूँ, उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स के अंदर भी जाता हूँ कि इस कंपनी की अगर सेल्स कॉन्फ्रेंस है तो उनके सेल्स मैनेजर्स लिंक्डइन पे क्या डालते हैं, फेसबुक पे क्या डालते हैं। उससे आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, एंड देन माई कॉन्टेंट इज ऑलवेज कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंगली। कभी ऐसा हुआ है कि हाँ आपको लगा कि नहीं ये फेल हो रहा हूँ, ये नहीं कनेक्ट हो पा रहा है? कभी ऐसा कुछ ये इंसिडेंट्स experience होंगे, फॉर श्योर आएंगे, लेकिन कितनी जल्दी आप उसको ठीक करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हुआ कि इट वेंट एज अ फेलियर, ऐसा हुआ कि आई कैन फील कि यहाँ डिस्कनेक्ट हो रहा है एंड इमीडिएटली आई हैव टू फिक्स इट। ऐसा कई बार होगा। जैसे मुझे भी लगता है, जैसे मेरा बहुत ख्वाहिश है कि मैं जाऊं स्टेज पे और मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊं, उनसे बात कर पाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जब मैं स्टेज पे जा रहा हूं तो मैं ब्लैंक हो गया हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बोलना क्या है, कैसे एड्रेस करना है। जितने भी स्क्रिप्ट दिमाग में होती है या कुछ भी कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, सब ब्लैंक हो जाता है। तो आपके इनिशियल डेज में ऐसा कुछ हुआ? इनिशियल डेज में मैंने स्कूल टाइम से स्टेज पे जाना शुरू कर दिया था, तो शायद वो इनिशियल टाइम मेरा जल्दी हो गया था। स्कूल टाइम पे वो सारी स्टेजेस निकल गई थी। बट येस, इनिशियली होगा, और आई वुड अगेन से कि वो पार्ट ऑफ जर्नी है। होगा, एक बार होगा, दो बार होगा, कितनी बार हो जाएगा, अल्टीमेटली वो होना बंद हो जाएगा। कितनी बार कोई फंबल कर लेगा, ऐसा थोड़ी ना कि स्टेज पे चढ़े जा रहा है फर्स्ट टाइम एंड 100th टाइम सेम फंबल है, पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर फंबल है, 10th टाइम कम होगा, 20th टाइम खत्म हो चुका होगा। दैट्स अ जर्नी। मोटिवेशनल स्पीकर के जो बात करते हैं, जैसे मैं भी अपने आप को जो कहता हूँ, मैं अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ की जो जर्नी है, एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर करता हूँ लोगों के साथ, और थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो एवरी डे? बिकॉज आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, आपके पास 60 लाख लोगों की फैमिली आपके पास है जो वेट करती है कि हाँ आज हिमेश मैदान का कोई वीडियो देखूंगा। कितना प्रेशर फील करते हो आप? देखो, पहली चीज़ तो मुझे वो फैमिली ही मोटिवेट कर देती है। जब उनके कमेंट्स पढ़ो कि आपकी वीडियोस की वजह से क्या कंट्रीब्यूशन हो रही है, कैसे उनकी लाइफ बदल रही है, कैसे कोई सुबह उठ के अपने रूटीन को फॉलो कर पा रहा है, उसकी वजह से उसको जॉब मिल गई, उसकी वजह से उसकी पढ़ाई ठीक हो गई, उसके रिलेशंस ठीक हो गए। तो आपकी एक वीडियो, फॉर एग्जांपल मेरी एक वीडियो थी सेविंग्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो 3-4 साल हो चुके थे उस वीडियो को गए हुए, एंड अब भी लोग मुझे मिलते हैं कि मैंने उस वीडियो से 3 साल पहले सेविंग शुरू कर दी थी और आज एक इमरजेंसी में वो सेविंग मेरे काम आई। तो ये जो डेली रिस्पॉन्स है ना उन वीडियोस के ऊपर, वो मुझे मोटिवेटेड रखता है, वो किक रखता है कि यार सुबह उठना और फिर से कुछ वैल्यू ऐड करनी है। तो प्रेशर फील नहीं होता है कि 60 लाख लोग हैं, मतलब एक दो फैमिली नहीं है आपके पास, बहुत बड़ी फैमिली है ये, तो कभी प्रेशर फील नहीं होता प्रेशर कि होता होगा, आई वोंट से इट इज़ नेगेटिव, शायद इसलिए फील नहीं होता। प्रेशर तो होगा बिकॉज मल्टीपल चीज़ें करनी है, कई सारी चीज़ें संभालनी है, वीडियोस है, बिजनेस है, ट्रैवल है, सब कुछ मैनेज करना है। इट इज़ अ प्रेशर, बट आई डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव। आई एम एंजॉइंग इट, आई एम हैविंग फन विद इट। नहीं, मतलब आई विश आई कैन हैव द सेम काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट वंस एटलीस्ट। लेकिन जो मुझे फील होता है कि आपके पास इतनी बड़ी फैमिली है और आपको लगता है ना कि एक छोटी सी गलती, आप हेड हो उस फैमिली के, एक छोटी सी गलती और आपके वीडियोस वायरल हो गए, किसी और डायरेक्शन में चले गए, तो मुझे वो बहुत फील होता है कि हाँ
कैसे मैनेज कर रहे हो आप जैसे कंटेंट बनाते हो, बहुत ही शानदार कंटेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि जो कंटेंट है वो सैचुरेट हो रहा है यूट्यूब में। अब जो नए कंटेंट से नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे वर्क करते हो अपने कंटेंट को और ज़्यादा कस्टमाइज करके ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखने के लिए? देखो, कंटेंट के ना तरीके या डिलीवरी सैचुरेट होती है, प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स सैचुरेट नहीं होते। आप देखो, बहुत सारे फंडामेंटल्स जो हम ट्रेनिंग में डिलीवर करते हैं एज अ ट्रेनर, वो किसी टाइम पे रिलीजन में भी वही चीज़ें थी। एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज़, कमिटमेंट, रिलेशनशिप्स, धर्म भी यही सिखाता आया है, ट्रेनर्स भी यही सिखाते आए हैं। दौर बदलता है तो तरीका बदलता है, और कुछ नहीं बदलता। तो वी हैव टू कीप फाइंडिंग न्यू वेज कि आज के तरीके पे, आज के यूथ के हिसाब से, आज की एग्जाम्पल्स के साथ कैसे अपने कंटेंट को लिंक करना है। तो सच बोलो, लोगों के काम आओ, ये लाइन तो वही है। अब इसको कहने के तरीके बदलते रहेंगे, एग्जाम्पल्स बदलते रहेंगी, आज के लाइफस्टाइल से उसको लिंक करना होगा। अपनी अगर डाइट अच्छी रखनी है, ये कोई नया प्रिंसिपल नहीं है, ये शायद हज़ारों सालों से कहते आए हैं, हमारे ऋषि मुनि भी कहते आए हैं, बट आज की एग्जाम्पल्स के साथ लिंक करना होगा। तब पिज़्ज़ा नहीं था, आज पिज़्ज़ा के साथ लिंक करना होगा कि कैन पिज़्ज़ा बी गुड और नॉट, एंड इफ़ गुड तो कैसा होगा। सो जस्ट तरीका बदलेगा, मीडियम बदलेगा, लेकिन फंडामेंटल्स वही रहेंगे। 10 साल पहले जब आपने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया और अभी आप देख रहे हो, उस समय काफ़ी यूट्यूबर्स नहीं थे, आज की डेट में बहुत भीड़ है और हर एक बंदे की ख्वाहिश है कि वो एक यूट्यूबर बन जाए। ऑफ कोर्स नेम फेम सब कुछ है उसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन आप कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हो? क्या आप कंपटीशन देख रहे हो, या फिर आप सोचते हो कि ये कंपटीशन है, ये लर्निंग फेज़ है मेरे लिए, बाकी भी लोग आ रहे हैं, तो कैसे आप अपने आप को कस्टमाइज़ कर रहे हो उस पर? देखो, आई वुड से कि ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप में, क्योंकि अगर मैं कहूँ, जब मैंने शुरू किया था तो कंपटीशन नहीं था, बट उस टाइम पे यूट्यूब पे लोग कितने थे? इट वाज 1 करोड़ पॉपुलेशन वाचिंग वीडियोस इंडिया में। सिर्फ 1 करोड़ लोग वीडियोस देखते थे उस टाइम पे, जिसमें से एक मेजर चंक एंटरटेनमेंट देख रहा था और कुछ कुछ रेसिपीज एंड कुछ लाइफ स्किल्स की वीडियोस, क्योंकि 2-3 लोग ही लाइफ स्किल्स की वीडियोस बना रहे थे। आज की डेट में अराउंड 50 करोड़ लोग वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं ये क्यों सोचूं कि वो दौर बेटर था? मेरे लिए तो ये दौर बेटर है जब ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है। उस टाइम से मैं अब ज़्यादा लोगों को मैसेज दे पा रहा हूँ। हाँ, अब और भी लोग दे पा रहे हैं। तो वाई हाउ कहने से कि कंपटीशन से कोई नुकसान हो रहा है या मार्केट के ग्रो करने से नुकसान हो रहा है? मैं पहले से ज़्यादा लोगों को अब रीच कर पा रहा हूँ, पैरेलली बहुत सारे लोग और भी रीच कर पा रहे हैं। इंडिया इज़ सच अ ह्यूज मार्केट, और इसमें ना वैसे भी ट्रेनिंग फील्ड या ये वाला जो फील्ड है ना, इसमें जो भी आता है वो इस पर्पज़ से आता है कि मैसेज डिलीवर करना है, एक विजन के साथ आता है। अदरवाइज कोई इसमें ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। सिर्फ फेम के लिए कोई ट्रेनर बने तो वो सस्टेन नहीं करेगा। और जब ये विजन होती है कि लोगों की लाइफ बदलनी है, इम्पैक्ट बदलना है, तो आप कंपटीशन या उस वो आगे निकला, ये आगे निकला, ये बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होता। शुरू शुरू में हो सकता है, लेकिन अगर आपकी विजन बहुत क्लियर है तो आपको नज़र आएगा कि यार पर्पस सॉल्व होना चाहिए। वो मैं नहीं कर रहा, आज मेरे से ज़्यादा कोई कर रहा है, कोई मेरे से कम कर रहा है, दैट इज़ क्वाइट इरेलीवेंट, एटलीस्ट इन ट्रेनर्स फील्ड। इफ़ ट्रेनर इज़ ऑनेस्ट कि यार मुझे लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, तो उसको इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिमेश, एक थोड़ा सा सेंसिटिव डेटा मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो मैंने चेक किया, मैंने रिसर्च किया 2022 का डेटा। आपको पता है कि मतलब अभी 2020 में कम से कम 1000 लोग हैं जो कि यूट्यूबर्स जिन्होंने सुसाइड किया है, क्योंकि उनके पास व्यूअरशिप नहीं मिल रही है, उनको व्यूज़ नहीं मिल रहा है। वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको व्यूअर्स नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर है यूट्यूबर्स के लिए। क्या आपके थॉट प्रोसेस हैं जो न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनके लिए, क्या थॉट प्रोसेस आप बोल रहे हो, क्या कर सकते हैं वो? पहली चीज़ कि आई वॉन्ट लिंक इट विद यूट्यूब इंडस्ट्री। ये एक चैलेंज है और बहुत ये चैलेंज फेस कर रहे हैं हम, और ये सही नहीं है इस टाइम पे। सुसाइड्स, राइट, एवरीवन आर यूथ में कोई ना कोई सुसाइड करता है, बट आप ये सिर्फ यूट्यूब इंडस्ट्री में नहीं है, ये मेंटल हेल्थ है, ये हमारी अवेयरनेस है, ये हमारी माइंडफुलनेस है। क्योंकि मार्क्स नहीं आए तब भी सुसाइड है, चैनल नहीं चला तब भी सुसाइड है, मैं करियर में मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया तब भी सुसाइड है, राइट। सिंगर बनना चाह रहा था, एक्टर बनना चाह रहा था, मुंबई गया या हॉलीवुड गया, हर कंट्री में, तब भी सुसाइड्स हैं। तो इट इज़ नॉट लिंक टू यूट्यूब, इट इज़ लिंक टू आवर मेंटल हेल्थ, कि हम पेशेंट नहीं रहे, हमें इमीडिएट सक्सेस चाहिए, हमारी अटैचमेंट नंबर से या फेम से ज़्यादा हो रही है, या अटैचमेंट उस एंड रिजल्ट से ज़्यादा हो रही है, जबकि लाइफ की जर्नी से नहीं हो रही। सो आई वॉन्ट से कि दिस इज़ इंडस्ट्री स्पेसिफिक थिंग, इट इज़ क्लियरली समथिंग जो आजकल तेज़ भागती ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि हमें रिजल्ट्स भी इमीडिएट मिले। पिज़्ज़ा आ जाएगा 30 मिनट में, मैगी बनेगी 2 मिनट में, कॉल मिलेगी 1 सेकंड में, तो सक्सेस भी चाहिए हमें कल। आज कुछ किया, कल सक्सेस चाहिए। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रूट कॉज है, यूट्यूब कहीं भी रूट कॉज नहीं है।
ओके तो आपने जैसे कहा कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है एंड आई एग्री विथ यू कि जो अगर यूट्यूब की इंडस्ट्री की बात करें तो 2021 का डेटा अगर हम लोग लेते हैं तो यूट्यूब ने अभी तक 28 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया है और जहां पे उन्होंने 15 मिलियन डॉलर्स यूट्यूबर्स को पे किया है कंटेंट क्रिएटर्स को राइट। अभी भी बहुत क्रिएटर्स चाहिए हमको इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए, फिर भी जो कम्युनिटी है यूट्यूब की वो एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रही है, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही। जैसे अगर आप एक 6 मिलियन आपके पास सब्सक्राइबर्स हैं, आप क्यों नहीं एक छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर सकते हो कि हाँ भाई मैं इस चैनल को प्रमोट करता हूँ, इसको सपोर्ट करता हूँ, आगे लाइफ में बढ़ो। ये कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग दिख रहा है यूट्यूब की इंडस्ट्री में। अगर मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर दूसरे की हेल्प कर रहा है कि ठीक है चलो मैं तुमको फंडिंग देता हूँ, उस कंपनी को ग्रो करो, इस बिजनेस को ग्रो करो, बिकॉज दे नो दैट दे हैव टू कैप्चर द मार्केट। बट यूट्यूब में नहीं हो रहा है ऐसा। नहीं प्रमोद, आई विल डिसअग्री, यूट्यूब पे हो रहा है। मैंने अपनी कई वीडियोस में कई नए चैनल्स को शाउट आउट दिया और सिर्फ मैंने ही नहीं दिया, और भी क्रिएटर्स देते हैं, और ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। हाँ, फ़र्क ये होगा कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, वो हमेशा रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास रोज़ थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस इंस्टाग्राम पे होंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स रोज़ होंगी कि हमारे चैनल को मेंशन करो, राइट। अब ये चीज़ यूट्यूब में नहीं है, हर जगह है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी ऐसे ही है। एक फॉर एग्जांपल जो शार्क्स हैं शार्क टैंक में, उनके पास रोज़ कितनी मेल्स आती होंगी। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो हर किसी को शाउट आउट दें, बट वो वंस इन अ वाइल जब उनको रियली लगता है कि यस यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, इसने कुछ अलग किया है, दिस पर्सन डिजर्व्स दैट क्विक रीच, तो वो उसको शाउट आउट देते हैं। अब प्रोडक्शन हाउसेज में हर रोज़ अनुराग कश्यप के पास कई स्टोरी लाइन्स आती होंगी। अब वो अगर 100 में से 99 को नहीं एड्रेस कर रहे और एक को कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं कर रहे। आई कैन नॉट गिव शाउट आउट टू एवरी चैनल प्रैक्टिकली, बट जो मुझे लगता है मैं वहाँ पे ज़रूर, मेरे कई सारी वीडियोस में मैंने कई सारे बडिंग यूट्यूबर्स को शाउट आउट दिया है। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैंने उनको पर्सनली अप्रोच किया है कि भाई आप कोशिश करो। अभी एक यूट्यूबर आए भी थे जिनसे मेरी बात हुई थी, नाम नहीं लूँगा, उनसे भी मेरी बात हुई थी। मैंने कहा था, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस चैनल को भी प्रमोट करो अपने चैनल पे, तो नो आंसर्स। बट दैट वोंट मीन कि किसी की कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। आई मीन फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल अगर दूं कि आज मैं कहूं कि मैं विराट कोहली उनको बोलूं कि आप मेरा मेंशन कीजिए, राइट, कि आपके फॉलोअर्स मेरे से मच मोर ज़्यादा हैं, या आप मेरे चैनल पे आइए। इफ़ ही सेज नो, आई वोंट से कि इज़ नॉट सपोर्टिंग द कम्युनिटी। आई अंडरस्टैंड ही इज़ रिसीविंग थाउजेंड्स ऑफ हिमीश ईमेल्स डेली, राइट। आई अंडरस्टैंड कि उनको हर किसी को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं रिस्पेक्ट करूँगा उनके नो की। मैं समझूंगा कि उनके लेवल पे, क्योंकि सी ये हर लेवल पे है। अब फॉर एग्जांपल किसी के पास वेर एवर वी आर उससे 1/10 है, 100th रीच है, वो बंदे को भी फ़र्क आएगा ना कि यार मैं हर रोज़ नहीं कर पाऊंगा हर किसी को एंटरटेन। आपने हाँ क्यों बोला बियर बुक्स के लिए? बियर बुक्स बहुत छोटा चैनल है आपके सामने, 8000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, और जब आपको अप्रोच किया तो आपने इमीडिएटली हाँ कहा चलो मिलते हैं। आपका क्या रीज़न था हाँ बोलना बियर बुक्स के लिए? फॉर मी प्रमोद, इट इज़ ऑलवेज टाइम कि अगर कहीं वैल्यू ऐड हो रही है, पहला क्राइटेरिया है कि वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। सो ये चीज़ मेरी टीम को भी क्लियर है कि वही चीज़ मेरे साथ डिस्कशन में लाना जहाँ पे वैल्यू एनेबल हो रही है, राइट, एंड यू आर एडिंग ग्रेट वैल्यू। आपका कंटेंट यूथ के लिए है, वैल्यू ऐड कर रहा है, सो दैट इज़ वेरी वन क्लियर रीज़न। टू, कि मेरे लिए ये नहीं होता कि यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना, इसके साथ बैठना उसके साथ नहीं बैठना, ऐसा कोई क्राइटेरिया कंडीशन नहीं होता। ओनली थिंग इज़ टाइम, कि जब भी टाइम होगा तब प्लान कर लेंगे, राइट। सो जब टाइम पॉसिबल होता है कि यस यहाँ पे टाइम निकल रहा है हमारे लिए इंटरेक्शन करने के लिए, किसी ने घर आना है, किसी ने ऑफिस आना है, या मुझे कहीं जाना है, इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन टाइम, क्योंकि टाइम ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है आज की डेट में। उस टाइम पे और क्या कमिटमेंट्स है, उस टाइम पे चैनल के लिए क्या करना है, उस टाइम पे व्यूअर्स के लिए क्या करना है। तो जहाँ टाइम बचता है ऑलवेज ट्राई कि मैं जहाँ जा सकूँ, जहाँ पहुँच सकूँ, जिसके साथ मिल सकूँ, हमेशा मज़ा ही आता है। आपके साथ बैठा हूँ, कितना कुछ आपकी जर्नी से सीखने को मिल रहा है। इट्स सो काइंड ऑफ यू आर सेइंग दिस, बिकॉज मैं पर्सनली बहुत लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, इमेज बहुत लोगों को भेज रहा हूँ ईमेल, कि मैंने उनको यही समझाने की कोशिश की कि बहुत बड़ा मार्केट है, अगर कोलैबोरेशन होता है तो हो सकता है कुछ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग क्रिएट कर सकेंगे। तो वो नहीं मिल रहा है, बट हो सकता है फ्यूचर में ये जो मेरा माइंडसेट है वो चेंज हो जाए, बाकी लोगों से मिल के जुड़ के उनसे। मुझे जैसे एक चीज़ बताइए आप कि जैसे ये जो न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं
उनके लिए क्या सजेशंस आप दे सकते हो? बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो व्यूअरशिप की है, मैं अब खुद की बात करूँ, जैसे हम लोगों ने ऑफ कैमरा बात की थी कि हम लोग सब परेशान रहते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, परेशान है कि कैसे ये चैनल ग्रो कर जाए। तो जो न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या एक स्ट्रिक्ट रूल्स आप सेट कर सकते हो कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू फॉलो द रूट मैप? देखो, स्ट्रिक्ट रूल्स या कोई स्ट्रिक्ट वायरलिटी का फॉर्मूला नहीं है, कोई फार्मूला ऑफ सक्सेस ऑन यूट्यूब और एनी सच फील्ड नहीं है। मैं सजेशन ज़रूर दूंगा, मैं पॉइंट्स ज़रूर दूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो शेयर कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। लेकिन पहला पॉइंट यही होगा कि डोंट कीप हंटिंग फॉर अ फॉर्मूला। ये बॉलीवुड में भी होता है, ये जर्नलिज्म में भी होता है, शुरू में सब फार्मूला ढूंढते हैं। अगर फार्मूला होता तो ऐसे कई महान डायरेक्टर्स हैं, उनकी हर मूवी सुपर हिट होती। उनके पास भी फार्मूला नहीं है, उनके भी सुपर फ्लॉप्स होते हैं, सुपर हिट्स होते हैं, राइट। अगर किसी म्यूजिशियन के पास फार्मूला होता कि ये धुन है, ये वायरल धुन है, हर गाना हर सिंगर का हिट नहीं होता ना, हर म्यूजिक डायरेक्टर का हिट होता है। इसी तरह से आप कोई भी चैनल खोल लो, आपको दूर से नजर आएगा कि यार इसकी सारी वीडियो चलती है, बट अगर आप अंदर जाओगे आपको नजर आएगा उसके लिए भी कोई वीडियो चली और कोई वीडियो नहीं चली। हमारे फॉर्मेट में हो सकता है वो चली हो, हमें लग रहा है कि 1 मिलियन व्यू मतलब चली है, बट उसको वो चुभ रहा हो कि यार मेरे तो जनरली 3 मिलियन आते हैं, इस पे 1 मिलियन आ रहे हैं, इस पे 1.5 आ रहे हैं, 3 मिलियन कब आएंगे? उसको भी डैशबोर्ड में नजर आ रहा है कि ये मेरी वीडियो टॉप पे नहीं है, 9th नंबर पे है, राइट। सो नो वन हैज़ अ फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सो स्टॉप हंटिंग फॉर अ फॉर्मूला, राइट। करना क्या है, करना ये है, बहुत ज़रूरी है। इसको हम यूट्यूब ना समझें, इसको हम डिजिटल दुनिया ना समझें, इसको एक बार ट्रेडिशनली सोचें। ट्रेडिशनली अगर किसी को नया काम शुरू करना है, वो क्या करता है? वो देखता है कि मार्केट की प्रॉब्लम क्या है, राइट। मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मैं किसी दुकान के थ्रू कर सकता हूँ, ऑफिस के थ्रू कर सकता हूँ, सर्विस के थ्रू कर सकता हूँ, एजेंसी के थ्रू कर सकता हूँ, पर्सनली जाके कर सकता हूँ, या घर बैठे कर सकता हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्व क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये नहीं होता कि मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाना इज द आउटकम। प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो पैसा कमाऊंगा। इसी तरह से व्यूज चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, एड रेवेन्यू चाहिए, जो भी आपके पर्पस है, और प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व और गोइंग टू सॉल्व इज द फर्स्ट थिंग। बहुत सारे लोग चैनल शुरू करते हैं ये सोच के कि मुझे ना चैनल बनाना है, राइट, बट व्हाट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व। तब आपको पता लगेगा किस तक आपको पहुंचना है, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कौन है आपकी ऑडियंस। मैं आज भी मेरी हर वीडियो, मेरी पूरी टीम, हमारे सामने एक ऑडियंस का एवेटार होता है। हमने 4 से 5 एक कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं कि ये है हमारी ऑडियंस की रिप्रेजेंटेशन। हम आज भी देखते हैं ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है तो इस पे वीडियो बनाए, वरना ना बनाए। क्या ये वीडियो उनको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो इस पे वीडियो बनाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, फॉर हुम यू आर सॉल्विंग, एंड उसके बाद रीच आउट टू देम विद योर कॉन्टेंट। कॉन्टेंट इज द मीडियम। कॉन्टेंट एक वीडियो नहीं है, कॉन्टेंट आपका जरिया है उनसे बात करने का, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो उस कंटेंट को इस तरीके से बनाओ कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। व्यूज और सब्सक्राइबर्स फॉलो करेंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उस ऑडियंस की। एंड पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी का ऑब्जेक्टिव फेम हो सकता है, उसको हो सकता है मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचना है, लेकिन अगर किसी का ऑब्जेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप है या कम्युनिटी बिल्ड करना है, कि मुझे फिल्म का चांस नहीं चाहिए कि मुझे लाखों करोड़ों लोग चाहिए, मेरे को 1000 लोग जाने, लेकिन 1000 लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। या फिर मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, तो मेरे को 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मेरे को 1 लाख ऐसे लोग चाहिए जो आज नहीं तो कल इंटीरियर करवाएंगे। सो योर गोल हैज़ टू बी क्लियर, यू शुड नो व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, व्हाट ऑडियंस यू आर एड्रेसिंग, एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट विच आई ऑलवेज से, कंसिस्टेंट। एक वीडियो डाला, 2 वीडियो डाला, 3 वीडियो डाला, नहीं चला, छोड़ दो। वो कंसिस्टेंटली डालना भी होगा। एंड आंसर स्ट्रेच कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंट रहना प्लस कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना। मेनी पीपल टेक दिस मैसेज कि यूट्यूब पे ना कंसिस्टेंटली वीडियो डालना है, और फिर मेरे पास आएंगे 6 मंथ्स डाउन द लाइन, आपने एक बार इस इवेंट में एडवाइस दी थी कि कंसिस्टेंट वीडियो डालो। हम देखो 6 महीने से कंसिस्टेंट वीडियो डाल रहे हैं। सो इफ यू कीप डूइंग अ इम्परफेक्ट थिंग फॉर 6 मंथ्स, इट वोंट बिकम परफेक्ट, राइट। यू हैव टू ऑल्सो सी हाउ टू रिमूव दोज इम्परफेक्शंस एंड मेक इट परफेक्ट, राइट। तो वो 6 महीने कंसिस्टेंट रहना एंड कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 1-2 चैनल्स के एनालिटिक्स की बात करूं, जैसे मैं अंकुर वरिको की बात करूं, उनके चैनल को मैंने बहुत ही क्लोजली वॉच किया है। मैंने उनका वीडियो तब देखा था जब उनके सिर्फ 9000 सब्सक्राइबर्स थे, और अभी उनके सब्सक्राइबर 2.5 मिलियंस पहुंच गए। राइट। ऐसा उन्होंने क्या डिफरेंट किया जो सब्सक्राइबर्स इतनी क्विकली जो बूस्ट किया, वो क्या किया आपने कभी नोटिस किया? जी जी, पहली चीज़, बहुत अच्छी एग्जांपल आपने दी अंकुर जी की। पहली चीज़, बहुत लोगों को ये लग रहा है कि वो पिछले 1-1.5 साल में उनका यूट्यूब ग्रो किया है। इफ़ वी लुक एट द जर्नी, वो आज से 7-8 साल पहले क्रिएशन शुरू कर चुके थे लिंक्डइन पे। उन्होंने पहला वीडियो डाला 2018 में। आप यूट्यूब की बात कर रहे हो? हाँ।
मैं लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ Okay. जो 2000 शायद 15-16 में शुरू हो गया था। हाँ, हाँ। तो जर्नी उनकी यूट्यूब पे जो एक्टिव जर्नी है वो लोगों को 2-2.5 साल से नजर आ रही है। Right. चाहे पहली वीडियो 2018 में Right. डाली होगी, मैंने भी 2007 में पहली वीडियो डाली थी, एक्टिव 2012 में हुआ था। तो पहले तो हम इसको 3-4 साल की जर्नी ना कहें, ये सालों की जर्नी है, बिकॉज ही वॉज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड इससे पहले उनकी स्टार्टअप की भी जर्नी है। तो वो पूरी जर्नी कवर करी थी कि लिंक्डइन पे आए तो बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। लिंक्डइन पे उन्होंने एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड करी जिसकी वजह से लोग उनको जानना शुरू हो गए। एंड देन हिज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब केम इनटू पिक्चर। ही हिमसेल्फ सेज कि वहाँ से एक बहुत बड़ा बेस बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत लगाई। तो जर्नी बहुत बड़ी है, ये एकदम की जर्नी नहीं है। सेकेंडली, उनके चैनल पे भी आपको ये नज़र आएगा कि वो कंसिस्टेंटली कंटेंट डाल रहे हैं, कंसिस्टेंटली अपने एंड से पूरी इंप्रूवमेंट्स कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वीडियो इज रीचिंग एट द सेम नंबर। बट इफ़ यू नोटिस माइन्यूटली, आपने देखा है तो आपको नज़र आ रहा होगा कोई वीडियो बहुत चल रही है, कोई वीडियो बहुत कम चल रही है, लेकिन थ्रू आउट ही इज सॉल्विंग द पर्पस, ही इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ हिज ऑडियंस। चाहे वो फाइनेंस के बेस पे हो, चाहे वो किसी को बुला के करना हो, चाहे वो किसी बुक को समराइज करके करना हो। लेकिन जहाँ तक मैंने नोटिस किया, मे बी आई एम रॉन्ग बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं यूट्यूब के बारे में, तो मैं उनके जब वीडियोस देखता हूँ तो उनका जो कंटेंट है काफ़ी स्पेसिफिक है। 3 थिंग्स की बातें करते हैं वो, या फिर उनका एक कोर्स है जो टाइम मैनेजमेंट के कोर्स की बात करते हैं वो, ज़्यादा फोकस उनका टाइम अपना कोर्सेज को सेल करने में होता है। तो और जहाँ तक मैं उनके कंटेंट की बात करता हूँ, मुझे रिपीटेटिव लगता है, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, बट थोड़ा सा वो मुझे एक चैलेंजिंग लगता है कि एक सेम कंटेंट को लोग इतना वॉच कर रहे हैं कि वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। और जहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, वी आर ट्राइंग टू पुट द बेस्ट कंटेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, बट स्टिल वी आर नॉट ग्रोइंग दैट वे। तो मुझे वो एल्गोरिदम समझ में नहीं आ रहा है। मे बी आप बता सकते हैं कि वो क्या एल्गोरिदम है, क्या फॉलो किया जाता है, कि एल्गोरिदम कोई है भी कि नहीं है यूट्यूब में, ये भी मुझे नहीं पता। एल्गोरिदम होता है, हर सॉफ्टवेयर, हर प्लेटफॉर्म, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक एल्गोरिदम तो होगा, होता ही है। एल्गोरिदम के बिना कोई भी सर्च इंजन चलेगा नहीं, यूट्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ द वर्ल्ड। तो एल्गोरिदम तो है, बट एल्गोरिदम को समझने के प्रोसेस से क्या मिलेगा, क्यों समझना है किसी एल्गोरिदम को? जब एक सिंपल सा अगर हम फंडामेंटल याद रखें कि अगर अच्छी चीज़ बना रहे हैं तो आज नहीं तो अच्छा खाना जो बना रहा है कोई रेस्टोरेंट वाला, तो थोड़ी सी मार्केटिंग यूज़ कर ले, जल्दी बिक जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड अच्छा लगा ले, जल्दी बिक जाएगा। लाइट लगा ले और जल्दी बिक जाएगा। पैकेजिंग अच्छे कर ले और बिक जाएगा। बट जब तक खाना अच्छा नहीं होगा ना, तब तक वो रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। टेम्पररी किक आएगी, चले जाएगी, लेकिन खाना अच्छा इज़ द फंडामेंटल। उसके बाद इज स्मार्ट मार्केटिंग, स्मार्ट तरीके, लोगों तक पहुंचना। नाम क्या रखा, टैगलाइन क्या रखी, होम डिलीवरी दे दी, मीठा बोला, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी दी, कंसिस्टेंट रहा, जल्दी बनाता रहा, क्वालिटी लूज नहीं करने दी, टीम बढ़ाई, डेलीगेट किया। ये सब उसके स्मार्ट तरीके हैं, लेकिन अंदर जो टिक्की है ना वो बहुत टेस्टी है। तो वो एल्गोरिदम का फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा अगर टिक्की बनानी आ गई तो। राइट, दिस इज़ द वैलिड पॉइंट। यूट्यूब की बातें हो चुकी हैं जितनी हम लोग कर सकते थे, क्योंकि इस लाइक ए डीप ओशन, आप जितना घुसते जाओगे बातें चलती जाएंगी। Absolutely. टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हर टॉपिक को मैं चाहता हूँ कि कवर अप करूँ। अभी सबसे बड़ा जो कंसर्न कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में है वो मून लाइटिंग का है। राइट, आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हो, आपके पास भी काफ़ी बड़ी टीम है। आप किस ढंग से देखते हो मून लाइटिंग को, और आपका क्या आइडिया है, आइडियोलॉजी क्या है इसके बारे में आपकी? देखो, जनरली मुझे बहुत सारी चीज़ों के ना एक्सट्रीम नज़र नहीं आते, मेरी नेचर ऐसी है। मुझे हर चीज़ के 2 साइड्स नज़र आते हैं, ये अच्छा है बुरा है, लेकिन मून लाइटिंग का मुझे एक नेगेटिव साइड ही नज़र आता है। सो आई एम नॉट, अगर हम मून लाइटिंग भी आजकल डेफिनेशंस बदल रही है, अगर हम सेम पेज पे आ जाए तो डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लें। मून लाइटिंग इज यूर वर्किंग समवेयर एंड स्टिल यूर डूइंग अ साइड हसल एंड डूइंग अ साइड बिजनेस। हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है हमेशा यहाँ पे, जो मैं मून लाइटिंग और डबल डिपिंग को 2 डिफरेंट चीज़ें देता हूँ। डबल डिपिंग मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है कि डबल डिपिंग ये है कि आप एक ही टाइम पे 2 डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हो और दोनों कंपनी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए। आप 2 जगह से सैलरी उठा रहे हो। लेकिन मून लाइटिंग का मतलब ही है शाम का वक्त। आप शाम के वक्त में आपने अपने 9 घंटे की शिफ्ट खत्म कर ली, उसके बाद आप एक यूट्यूबर हो, उसके बाद आप एक डीजे आर्टिस्ट हो, उसके बाद एक डांसर हो। वो कैसे अफेक्ट कर रहा है आपके बिजनेस में? लाइन ऑफ बिजनेस सेम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट स्टिल आई वांट टू गेट योर ओपिनियन, व्हाट यू फील अबाउट इट। सो हॉबी इज़ डिफरेंट, बट अगर हम कोई प्रोफेशन, सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटर कैसे लाया जाए? मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब एम्प्लॉयर किसी को पे करता है, वो सिर्फ 9 घंटों के लिए नहीं पे करता, राइट? वो पेमेंट है एक तरह की कमिटमेंट की कि आई टेक केयर ऑफ यू, यू टेक केयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Right. ये कमिटमेंट है, राइट? तेरा रेस्ट जब तू कर रहा है वो भी पेड है, राइट? तू सैटरडे संडे इंजॉय कर, तू रिलैक्स कर, ताकि मंडे तू फ्रेश होके आ पाए। तू घर जाके अच्छी नींद ले ताकि अगले दिन ऑफिस पे कमिटमेंट के साथ आ पाए। तू घर जाके अपना रेजुविनेट कर, अपनी हॉबीज़ को परसू कर,
नेक्स्ट डे तो अच्छे से काम कर, राइट? दिस इज रेम्यूनरेशन। ऐसा नहीं है कि तेरे एक स्पेसिफिक आवर्स की पेमेंट अगले दिन चाहे तू थका टूटा है। एंड मैंने जब तक जॉब करी, इनफैक्ट मेरे ब्रदर के साथ भी ऐसे था, हमने जब जितनी देर जॉब करी, हमारे पास भी साइड हसल्स की ऑप्शन थी, सब थी, लेकिन एक थॉट फादर ने भी हमें दिया था और हमने भी इसको फॉलो किया कि काम भी कर रहे हो तो ऐसा करो कि ना वो अपना बिजनेस है, और जब अपना बिजनेस होता है ना तो तुम्हारा दिमाग कहीं और नहीं चलता, उसी में चलता है। सो दिस इज माई आइडियोलॉजी। मैं फोर्स नहीं करूंगा किसी पे, पर मुझे लगता है कि अगर आप कहीं कमिटेड हो तो फिर वहाँ पूरी तरह से लग जाओ, और अगर आप नहीं हो सकते तो फिर जहाँ जाना है वहाँ पूरी तरह से चले जाओ। दो किश्तियों में सवार होकर आप दोनों जगह कमिटेड नहीं होगे, और आज नहीं तो कल आपका प्रोफेशनल करियर भी सफ़र करेगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी वजह से ग्रो करना चाह रही है, जिसने वो पोजीशन आपको दी है जो किसी और की हो सकती थी, जो शायद ज़्यादा कैलिबर रखता, जो पूरी तरह कमिटेड रहता, जो पूरी तरह उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में इंटरेस्टेड होता, जो अपनी समझ के काम करता कि मैंने कुछ और नहीं सोचना, वो सीट आप लेके बैठे हो जो शायद वेल डिजर्विंग बंदे को मिल सकती है। तो आप डिजर्विंग तभी हो अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिल से कमिटेड हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना, शादी कर ली, शादी मैंने तुम्हारे साथ करी है लेकिन मेरा प्यार शाम को किसी और के साथ बढ़ जाएगा, ऐसे रिलेशन नहीं चलेगा ना। तो लेकिन अगर जैसे कोई यूट्यूबर है, अब सपोज करो एक बंदा है कि वो टेक्नोलॉजी में है, आईटी सॉफ्टवेयर में है, कोडर है, वो शाम को कोडिंग सिखाता है लोगों को, उस पर क्या बुराई है? सो देखो, यही मैं कह रहा हूँ, एक थिन लाइन कैसे समझेंगे कि वो कोडिंग एज अ पैशन सिखा रहा है, उसकी हॉबी है, उसको रेजुविनेट कर रहा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट। लेकिन वो कोडिंग के अंदर मुझे एक वेंचर बनाना है, मुझे इससे बिजनेस बिल्ड करना है, इसकी इनकम के साथ मेरे को रात को आइडियाज़ वो आ रहे हैं कि यार इस कोडिंग का वेंचर कैसे ग्रो करना है, कल इसका बैनर कैसे, और स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे, ये खर्चा कैसे निकलेगा, तो मैं इसको शांत नहीं कर रहा, और अगले दिन बैक ऑफ द माइंड मैं बैठा ऑफिस में हूँ लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है, मैं तो आप बैठा अपनी productivity बीवी की के बात साथ कर हूँ रहे लेकिन हो। ध्यान मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है। तो आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हो कि अगर आप किसी और बिजनेस में हो, आप टायर्ड हो, आप जो आपका जो करंट इंगेजमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, दैट्स व्हाई यू आर जस्ट योर गोइंग। कमिटमेंट, योर प्रोडक्टिविटी, योर हार्ट एंड सोल। मतलब मैं ऐसा नहीं मानता ना, मतलब मेरा ऐसा थॉट है, मैं अपनी टीम के साथ भी ऐसा हूँ कि वो मैं एम्प्लॉयर वाले रिलेशंस को नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये फैमिली होती है और मिलके एक चीज़ को बिल्ड करना होता है। मैं भी इक्वल एम्प्लॉय हूँ और वो इक्वली एम्प्लॉयर्स हैं, कि अगर तुम इफ़ यू ब्रिंग द केक एंड मेक द केक बिगर, यू कैन टेक द शेयर बिगर, राइट। तो फिर बाहर जाके आपको इनकम, मेरी टीम के साथ मेरी ये डिस्कशन हमेशा होती है कि आपको इनकम की वजह से बाहर नहीं जाना। अगर आपको लगता है नहीं 9 घंटे की जगह हम 12 घंटे काम कर सकते हैं, तो लेट्स डिस्कस दिस, बिकॉज यहाँ पे हर तरह का स्कोप बिल्ड किया जा सकता है। लेट्स ब्रिंग वेंचर्स इनसाइड द वेंचर। सो इस वजह से बाहर मत जाओ कि मुझे 2 घंटे कोई साइड हसल करनी है, हॉबी है तो परसू करो, इनकम पर्पस है तो लेट्स डिस्कस। राइट। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने के लिए हमारे पास, लेकिन हमारे पास टाइम का बहुत लिमिटेशन है। आपके साथ एक Q&A सेशन करना है मुझे, क्योंकि मेरी टीम ने मुझे कुछ क्वेश्चंस बोले हैं आपसे पूछने के लिए। ज़रूर, तो वो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। अटैक। पब्लिक स्पीकिंग करियर को कैसे बिल्ड करें? मोस्टली जो बच्चे हैं स्टेज पे आके कैसे अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं एज ए पब्लिक स्पीकर? सो वन शुड स्टार्ट एक्सपोजिंग। पहली चीज़, अपने आप को एक्सपोज करो, अपने आप को छोटे छोटे मौके दो। अगर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना है तो शुरू में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे टोस्ट मास्टर्स क्लब, इस तरह की चीज़ें ज्वाइन करो ताकि आपकी वो स्किल नर्चर हो। उसके बाद यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कूल में जाके आप बात कर सकते हो कि मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ एक क्लास के साथ, ताकि आप ऑडियंस को समझना शुरू करो। किसी कॉलेज में जाके आप आधा घंटा किसी सेशन में उनको कुछ वैल्यू दोगे, सब आपको इनवाइट करेंगे, कोई आपको मना नहीं करेगा। तो स्टार्ट नर्चरिंग योर स्किल्स, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, एंड ग्रेजुअली आप उस जर्नी को अपनी मेहनत के साथ कवर कर सकते हो। एंड टुमारो यू कैन स्पीक टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल विदाउट फियर, विदाउट हेजिटेशन। किसी ने बोला है कि लव इज़ द मोस्ट पॉजिटिव फीलिंग दैट वन कुड हैव। हाउ टू एक्सप्रेस लव टू समवन, और कितना इम्पॉर्टेंट है लव को एक्सप्रेस करना? काफ़ी रोमांटिक बनना है वो। देखो, इम्पॉर्टेंट तो बहुत है। इनफैक्ट बहुत बार स्पेशली मैन फील भी करते हैं और हेजिटेट करते हैं एक्सप्रेस करने में। यहाँ पे आई अप्रिशिएट विमेन आर वेरी एक्सप्रेसिव, जनरली विमेन आर वेरी एक्सप्रेसिव। एक फ्रेंड का, एक अपनी फ्रेंड के लिए भी लव होता है ना, तो उनकी मीटिंग में नज़र आता है। 2 लड़कियाँ मिलती हैं ना, उनका प्यार नज़र आता है, एज अ फ्रेंड नज़र आता है, एज अ सिस्टर नज़र आता है। लेकिन मैन व्हेन दे मीट वो एक्सप्रेशन नहीं होता। तो मैन शुड ऑल्सो एक्सप्रेस इट, क्योंकि एक्सप्रेस करने से यू नो जो चीज़ आपके अंदर, पानी अगर अंदर है उसको बाहर निकालोगे तो और भरने की स्पेस आएगी ना। तो प्यार एक्सप्रेस करेंगे, निकालेंगे तो और स्पेस बनेगी और प्यार को फील करने की, वो और अंदर ही कल्टीवेट होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस। एंड हाउ टू इज़ लाइक, हाउ टू में बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत क्या है? मतलब जो यहाँ है उसको यहाँ ले आओ, दैट्स इट। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया है। जी जी। डू यू क्राई? यस।
मर्द रोते नहीं है. नहीं, आई वोंट से कि कोई फ्रीक्वेंट कराएंगे, बट इफ यू से डू यू क्राई, आई वुड टेक इट एज हैव यू एवर क्राइड. यस, आई एम वेरी इमोशनल, आई क्राई ऑल द टाइम. मतलब मुझे इमोशनल मूवी देखूंगा तभी मैं रोऊंगा, और जब मैं देखता हूँ तो मुझे बचपन से यही सुनते हुआ है ना कि नो, मर्द रोते नहीं हैं. लेकिन आई थिंक crying is at times most beautiful thing. This Right. is what I feel. For example, जब गुंजन के 1 million सब्सक्राइबर्स हुए थे, मेरी वाइफ गुंजन के 1 million सब्सक्राइबर्स हुए थे, एंड वी बोथ वर क्राइंग. वो बड़ी प्यारी मोमेंट थी. कई बार कुछ सड़क पे ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है, बहुत ट्रिगरिंग होती है, एंड व्हेन यू एम्पैथाइज, व्हेन यू फील फॉर दैट पर्सन कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, दीज टीयर्स कम आउट. ये तो इमोशंस हैं, इमोशंस तो हमारे एसेट्स हैं, राइट. व्हेन आई लॉन्च्ड माय ट्रेनिंग प्रोग्राम 21 नवंबर 2019, तो मैं प्रेयर कर रहा था उस वीडियो को पब्लिश करने से पहले, और प्रेयर करते हुए आई वाज लाइक क्राइंग लिटरली, क्योंकि उसके पीछे मेहनत थी. तो ये आंसू तो मोती हैं, बहने दो ना. एक बच्चे ने लिखा है कि मैं 15 साल का हूँ और मेरी हाइट सिर्फ 5 फीट है, और मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता हूँ औरों के आगे. मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा हो जाए. मुझे लगता है कि अगर सपने बड़े हों तो हाइट छोटी होने से फ़र्क नहीं पड़ता. सपने बड़े हों तो शहर छोटे होने से फ़र्क नहीं पड़ता. सपने बड़े हों तो फाइनेंशियल कंडीशन छोटी होने से फ़र्क नहीं पड़ता. सचिन तेंदुलकर अगर हाइट सोच के बैठ जाते तो शायद दुनिया को इतना एक मास्टर ब्लास्टर, एक गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं मिलता. राइट. सो ये यहाँ हिम्मत चाहिए और यहाँ पे सपने चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए. लुक्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए एज इन के, क्योंकि मैंने आपका मैंने एक वीडियो देखा था जिसपे आपने बताया था कि लोगों ने आपके ऊपर कमेंट किया था जब आपने स्टार्ट किया था. काफ़ी तीखे कमेंट्स किए थे. कैसे ओवरकम किया था आपने? आप यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? यस यस यस. कि किसी ने कहा दांत बड़े हैं, किसी ने कहा तुम देखते कैसे हो, किसी बहुत सारे कमेंट्स आए थे आप. यस यस. तो उसको कैसे ओवरकम किया आपने? आई थिंक शुरू में जब ये चैलेंजेस आए थे तो गोल बहुत क्लियर था और ये पता था ये होगा. तो मैं इस चीज़ को, मैं तो बार बार आप मेरे मुंह से सुनोगे पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो मैं उसको पार्ट ऑफ द सिलेबस लेके चल रहा था. ऑफ कोर्स क्योंकि बचपन में धक्के बहुत खाए हुए थे, बचपन में स्ट्रगल बहुत देखी हुई थी, बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका था, एक बिजनेस बिल्ड करके फेल कर चुका था, हर तरह के नेगेटिव्स इतने लाइफ में देख लिए हुए थे और उनको ओवरकम किया था कि ये वाली चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर्ड था कि ये होगा. और सिंपल सा मैसेज है, सिंपल सा फंडा है कि क्या कोई सक्सेसफुल इंसान है दुनिया में जिसके अगेंस्ट कोई नेगेटिविटी ना हो? क्या 100% उसको हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे? क्या ट्विटर पे कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके नीचे कोई नेगेटिव ट्वीट नहीं होता? तो अगर आपको लोग रोक रहे हैं तो इट मीन्स आप कुछ कर रहे हो. अगर आप बैठे हो तो लोग कुछ नहीं कहेंगे. सो चॉइस इज योर्स. आपको बैठे रहना है, इट्स वेरी सेफ. यू विल बी इन योर ककून, आप बहुत सेफ रहोगे, कोई कुछ नहीं कहेगा. चलोगे तो कहेंगे, इट मीन्स आप चल रहे हो. ज़्यादा कह रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं. हाँ, हर कोई कह रहा है तो फीडबैक भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि वी शुड ऑलवेज हाथी चलेंगे कुत्ते भौंकेंगे. हाथ सारे ही भौंक रहे हैं तो शायद कहीं प्रॉब्लम हाथी गलत चल रहा हो सकता है. नहीं, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देखे हैं मैंने. हर वीडियोस में अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं. आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर एंड वीडियो. यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगता है यूट्यूबर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए, कि ये चीज़ मैंने गुंजन अपनी वाइफ से सीखी थी कि 100 कमेंट अगर आ रहे हैं, राइट, 3-4 नेगेटिव होते हैं, हम उन 3-4 को लेकर डिस्टर्ब होते रहते हैं. वो 96 पॉजिटिव हमें पहले देखने चाहिए, उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, फिर वो 3 वैसे आपको चुभेंगे नहीं. मेरे साथ क्या होता है, क्या नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं ना, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, मैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो यार. मैं कितना खुश हो जाता कि आप दो नेगेटिव कमेंट्स दो, मुझे बोलो, क्रिटिसाइज करो, आई विल लव टू हैव दैट, बट एटलीस्ट वॉच करो वीडियो को. ओके, अभी हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट में चल रहे हैं बिफोर वी कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन. एक रैपिड फायर राउंड है आपके साथ, ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है. अगर आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना हो तो आपको चूज करना है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी. संदीप माहेश्वरी. ऐसा क्यों? सो एक कनेक्टेड डिफरेंस हो सकता है. आई इक्वली रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम. दोनों अपने आप में एक यूनिवर्सिटीज़ हैं. दोनों के जब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे तो मैंने दोनों के लिए वीडियोस बनाई थी. अच्छा. इसलिए आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम. कनेक्टेड डिफरेंस हो सकता है, मुझे लगता है इफ़ आई एम मोर इनटू बिजनेस, मोर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं आई वुड डेफिनेटली हेयर विवेक बिंद्रा जी अलॉट. बट आई एम मोर इनटू लाइफ स्किल्स, मोर इनटू यूथ प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे मैं संदीप जी से ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ. ओके. आप कोई अगर एंजाइटी में हो तो वो सेल्फ चीज़ों पे काम करे, खुद पे काम करे, या मोटिवेशनल वीडियो पे ज़्यादा फोकस करे?
क्योंकि मोटिवेशन वीडियो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आते क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर, आई हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन रादर देन गोइंग थ्रू दी मोटिवेशन वीडियोस। आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखो सोल्यूशन हमारे अंदर है, मोटिवेशनल वीडियोस आपके एनवायरनमेंट का पार्ट है। वो आपके आसपास आपको वो जोन बना के रखते हैं, एक इंसुलेशन बना के रखते हैं ताकि आप सोल्यूशन तक पहुंच पाओ। योर एनवायरनमेंट, इफ़ यू हैव गुड बुक्स, गुड वीडियोस, तो आपको रिमाइंडर्स देते हैं, आपको भटकने नहीं देते। मेशर, थैंक यू सो मच। आप बिफोर वी कंक्लूड एनी आउटरो फॉर माय व्यूअर्स? मैं एक चीज़ ज़रूर कहनी चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी और पैशन आपके अंदर है। इस चैनल के पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन है, एक पर्पस बहुत क्लियर है कि यूथ को एम्पावर करना है, यूथ को डायरेक्शन देनी है। और जब ऐसा इंटेंट होता है और ऐसा कंटेंट होता है, सो ये इंटेंट और कंटेंट का कॉम्बिनेशन इज़ ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू, योर एफर्ट्स, एंड ब्लेस्ड आर ऑल दोज जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपके कंटेंट को देख रहे हैं। एंड आई एम श्योर देयर वुड बी ग्रेट प्रोग्रेस, लॉन्ग जर्नी एंड अ वेरी फ्रूटफुल जर्नी इट विल बी। So wish you all the best, and my best wishes to all the viewers. Thank you so much, and we have a small token of appreciation for you. Okay, guys, so this is a discussion with Himesh Madan, and thank you so much, sir. I really enjoyed my conversation with you. तब तक के लिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार।